Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, belonging to Sandipani Higher Secondary School, Rajoda. We are with our chapter number 1 related to class 11th. It is NCERT exercise 1.4 we were discussing, and we have done up to question number 9. It is question number 10. If x is equal to a, b, c and d, and y is equal to f, b, d, g. These are the two sets. We have to find these three values here. X minus y means what we have to do in difference of two sets means if difference we are finding of two sets, so we will have to write the elements of first set which is not involved in the second one. मतलब हमको अगर दो सेट्स का डिफरेंस निकालना होता है तो जिसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है उसके एलिमेंट को छोड़ करके जिसमें से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है. मींस x के हम वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो y में सिचुएटेड नहीं है. तो x में हम देखते हैं a x में सिचुएटेड है जो कि y में नहीं है. b y में सिचुएटेड है तो इसलिए b को हम नहीं लिखेंगे. फिर c y में सिचुएटेड नहीं है, c वी हैव टू राइट. एंड d चूंकि y में भी है तो इसलिए इसको हम नहीं लिख सकते. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x माइनस वाई के लिए. एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि x माइनस वाई में हम x के वो सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो y में इंक्लूडेड नहीं है. वी हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ x विच आर नॉट प्रेजेंट इन y. हमको वो एलिमेंट्स लिखना होते हैं जो y में नहीं होते हैं. x के वो सारे एलिमेंट्स लिखना होते हैं जो y में नहीं होते हैं. तो a y में नहीं था इसलिए लिख दिया, c y में नहीं था इसलिए लिख दिया, b और d y में भी प्रेजेंट है इसलिए इनको हमने नहीं लिखा. बिकॉज b एंड d आर प्रेजेंट इन y ऑल्सो, दैट्स वाई वी हैव नॉट रिटन b एंड d इन दिस सेट, दिस डिफरेंस ऑफ द सेट. एंड a एंड c आर नॉट प्रेजेंट इन y, दैट्स वाई वी हैव रिटन a एंड c ओनली इन दिस x माइनस वाई. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग y माइनस एक्स. अब हम y माइनस एक्स कैलकुलेट करेंगे तो जस्ट अपोजिट कंसेप्ट हो जाएगा. हमको y के वो सारे एलिमेंट्स लिखना होंगे जो x में सिचुएटेड नहीं है. तो f जो कि x में सिचुएटेड नहीं है तो f लिखना होगा. b x में सिचुएटेड है तो b नहीं लिख सकते. d भी x में सिचुएटेड है तो d भी नहीं लिख सकते. g हम लिख सकते हैं. तो y माइनस एक्स में हमने f और g इसलिए लिखे क्योंकि f और g ही y के वो एलिमेंट्स थे जो x में सिचुएटेड नहीं थे. मीन्स वी हैव टू राइट इन y माइनस एक्स those elements which are situated in y but not situated in x. So that's why we have written f and g only, because b and d both are the elements situated in x also. That's why we have not written b and d. Remaining elements f and g we have written related to set y. अब हम x इंटरसेक्शन y निकालेंगे. तो जैसा कि आपको पता है इंटरसेक्शन में हम उन एलिमेंट्स को लिखते हैं जो इसमें भी सिचुएटेड हों और इसमें भी सिचुएटेड हो. मतलब x इंटरसेक्शन y में इन x इंटरसेक्शन y वी हैव टू राइट एलिमेंट्स विच आर सिचुएटेड इन x ऑल्सो एंड इन सिचुएटेड इन y ऑल्सो. सो b is situated in x also and y also. b is the element which is situated in x also and y also. d is the element which is also situated in x and y both. मतलब b और d वो एलिमेंट्स हैं जो x में भी सिचुएटेड हैं और y में भी सिचुएटेड हैं. तो इसलिए x इंटरसेक्शन y में हमने b और d लिखा. बाकी के एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों में सिचुएटेड नहीं हैं. तो इसलिए इसका आंसर b, d होगा. इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 एंड हो गया. नाउ सी और क्वेश्चन नंबर 11. इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो इन सॉल्यूशन R is set of real numbers, it is given, and Q is set of rational numbers.
हमको ये गिवन पार्ट है ये दोनों कि R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और Q जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है। जब R सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर्स होगा, तो R माइनस Q के बारे में हमसे पूछा है कि वो क्या होगा। तो रियल नंबर में मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब आ जाते हैं। तो यहाँ हमने जब Q को रेशनल नंबर बोला तो R माइनस Q में ये वाला पार्ट जो है ये नहीं होना चाहिए, ये ही पार्ट होना चाहिए। मीन्स इसमें रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। जब हम R माइनस Q निकालेंगे तो R माइनस Q निकालेंगे तो रेशनल नंबर्स नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर्स होना चाहिए। अगर R में हमने बताया कि वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, Q में हमने बताया कि वो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं, तो R माइनस Q जो रहेगा वो रेशनल नंबर तो नहीं हो सकता क्योंकि Q के पहले माइनस लगा है, तो रेशनल नंबर नहीं होगा। मीन्स R का वो पार्ट जो रेशनल नहीं हो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी Q जो है वो रेशनल नंबर है, तो R का वो पार्ट जो रेशनल नंबर नहीं है वो पार्ट क्या कहलाएगा, सेट ऑफ irrational numbers। means that particular part which is not a rational number but it is a real number, then we can say that it is the set of irrational numbers। तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि R माइनस Q में जो सेट बनेगा वो सेट किसका होगा, जो रेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर को हम बोलते हैं कि रेशनल नहीं है, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो रहेगा वो R माइनस Q कहलाएगा। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स जो रहेगा वो R माइनस Q कहलाएगा। इसको नॉट रेशनल नहीं लिखते हुए इरेशनल नंबर लिखेंगे तो ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में होगा, क्योंकि मैथमेटिकल टर्म जो रेशनल नहीं है उसके लिए मैथमेटिकल टर्म क्या होती है, इरेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो R माइनस Q का पार्ट होगा। इट इज ओवर। नाउ सी अवर क्वेश्चन नंबर 1 रिलेटेड टू क्वेश्चन 12। फर्स्ट ऑफ ऑल read this question, state whether each of the following statement is true or false। हमको पहले ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है जो नीचे स्टेटमेंट दिए हैं, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। मीन्स हमको जस्टिफिकेशन देना है हमारे आंसर का कि हमने ट्रू लिखा तो इसको क्यों ट्रू लिखा है और फॉल्स लिखा है तो क्यों फॉल्स लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको इस वाले पार्ट के लिए देखते हैं। फर्स्ट वाले के लिए इसको हमने A नाम दे दिया, इसको हमने B नाम दे दिया। तो A और B सेट्स जो हैं, A सेट्स में 2 3 4 5 है। सेट B इज हैविंग 2 एलिमेंट्स, दैट इज दोज आर 3 and 6। सेट A में 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, B में 3 और 6 ये 2 एलिमेंट्स हैं। नाउ हमको सबसे पहले A इंटरसेक्शन B निकालना होता है डिसजॉइंट पता करने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर A इंटरसेक्शन B में कोई भी वैल्यू नहीं होती तब हम उसको बोलते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट है। अगर कोई वैल्यू होती है उसमें तो फिर हम बोलते हैं कि डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B हमने जब निकाला तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट एक हमको मिल गया 3। तो चूंकि इसमें 3 एक कॉमन एलिमेंट मिला है तो हम पहले यहाँ लिखेंगे बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि ये 5 के बराबर नहीं है। Therefore, A and B are not disjoint sets। ये disjoint sets नहीं है। So, हम यहाँ क्या लिखेंगे, false statement, it is false। यहाँ हमने रीज़न मेंशन कर दिया है, चूंकि A इंटरसेक्शन B 5 के बराबर नहीं है तो A और B दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं, तो हम इसको लिखेंगे कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसे ही हम सेकंड वाले क्वेश्चन में चेक करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले A हमने असाइन किया AEIOU, फिर B में हमने देखा इसमें ABCD। अब दोनों में कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं क्या जो कॉमन है, तो यस A इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब इन दोनों में एक
एलिमेंट कॉमन मिल गया हमको। और कोई सा एलिमेंट देख लीजिए आप इसमें अगर कॉमन हो, नहीं है, केवल यही एक कैसा एलिमेंट है जो कॉमन है दोनों में। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B की वैल्यू जो है वो A होगी, मीन्स A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 5 नहीं आई, मतलब नॉट इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पर अगर कोई एक भी एलिमेंट होता है, एक उससे ज़्यादा एलिमेंट अगर आ जाते हैं तो वो 5 के बराबर नहीं है। तो 5 के बराबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल टू 5, देयरफॉर A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। A और B दोनों डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। ये जस्टिफिकेशन है पूरा, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सो फॉल्स। इसको भी हमने बोल दिया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमको दे रखा था कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, जबकि ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हैं। तो ये दोनों केसेस में हमको पता चला कि ये दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स लिखे हुए हैं, क्योंकि दोनों को डिसजॉइंट सेट्स बताया हुआ था और दोनों ही ये प्रूव हुए कि ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th. Here also they are telling that in third question 2, 6, 10, 14 and 3, 7, 11, 15 are disjoint sets. तो हम सबसे पहले इसको ये लिखते हैं, ये 2, 6, 10, 14 लिखा हमने सेट A में। सेट B में हमने लिखा 3, 7, 11, 15। तो क्या कोई सा ऐसा एलिमेंट है जो A और B दोनों में है? हम इन सब एलिमेंट्स को 1 by 1 चेक करते हैं, तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो A और B दोनों में हो। तो A इंटरसेक्शन B, अब कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिला तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। सो बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, देयरफॉर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हुए। अब जब ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हुए तो फिर हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हमको रिजल्ट लिखना पड़ेगा ट्रू। जस्टिफिकेशन हमने दे दिया, ट्रू इसलिए क्योंकि A इंटरसेक्शन B 5 के बराबर आया है, तो ये जस्टिफिकेशन था कि हमारा आंसर सही है। फिर इसके बाद में 4th वाला क्वेश्चन जिसमें 2, 6, 10 और 3, 7, 11 ये दो पेयर्स दे रखे हैं और इसमें भी पूछा है कि ये भी डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो देखते हैं, इसको पहले A लिखेंगे, दैट इज 2, 6, 10। हाँ, असाइन इट B, ये वैल्यू 3, 7, 11 है। हम देखते हैं क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो इनमें दोनों में हो। तो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स में हो, तो इसलिए A इंटरसेक्शन B यहाँ पर भी 5 होगा। तो बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, तो फिर हम बोलेंगे देयरफॉर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस केस में भी हम लिखेंगे रिजल्ट ट्रू, सो ट्रू। और इसका जस्टिफिकेशन भी हमने ऊपर दे दिया। इट इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ द आंसर दैट इफ इट इज़ नॉट हैविंग एनी एलिमेंट कॉमन देन वी कैन से दैट दीज आर डिसजॉइंट सेट्स, सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू हियर। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब मैं आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। तो इसके लिए पहले हम कुछ कंसीडरेशन लेंगे। लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड a subset of U. Then complement of a set A contains
all elements of U which is not present in A. देखिए, लेट U बी ए यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए U हमने कोई यूनिवर्सल सेट लिया। यूनिवर्सल सेट की मैं आपको डेफिनेशन दे चुका हूँ। और A अ सबसेट ऑफ U, और मान लीजिए A उसमें सबसेट है U का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A, तो कॉम्प्लीमेंट किसी सेट A का क्या कंटेन करता है? कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है U के जो A में प्रेजेंट नहीं है। U के वो सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है जो A में प्रेजेंट नहीं है। देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A with respect to U is represented by symbol A डैश। इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं A डैश से। मतलब मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। मान लीजिए मैंने U एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कुछ एलिमेंट्स लिए। अब A मैंने इसका कोई सबसेट लिया, मान लीजिए मैंने 2 4 6 लिया इसमें। और मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसमें। B मैंने एक सेट लिया जिसमें मैंने 1 3 5 लिया। तो लेट अस सी व्हाट विल हैपन हियर। तो अगर मुझे A का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो इस डेफिनेशन को देखिए कि U बी अ यूनिवर्सल सेट एंड A अ सबसेट ऑफ U। A सबसेट है U का। क्यों? क्योंकि 2 4 6 जो लिए गए हैं वो U में से ही लिए गए हैं, तो A सबसेट है U का। ऐसे ही B भी सबसेट है U का, क्योंकि 1 3 5 भी U में से ही लिए गए हैं। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हमने डेफिनेशन में क्या लिखा कि देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ U। वो U के वो सारे एलिमेंट्स रखेगा अपने पास जो विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन A, जो कि A में प्रेजेंट नहीं होते। तो A में जो प्रेजेंट नहीं है U के वो सारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 3 5 7 8 9 10। मतलब हमने A डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A में A डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब मैं इसको अगर A डैश पढ़ूँ तो आपको समझना है कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है। तो A डैश में हमको U के वो सारे एलिमेंट्स लिखना पड़ेंगे जो A में नहीं है। तो वो सारे एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 8 9 10। ऐसे ही अगर मुझसे यहाँ पर B डैश पूछा जाता, मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ B पूछा जाता, तो यहाँ पर B में 1 3 5 है, तो 1 3 5 को छोड़ करके मैं बाकी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दूंगा, मीन्स 2 4 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट को समझ लिया। ये कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड डेफिनेशन और कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल देके बताया आपको। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट सेट्स की, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सेट्स अब हम समझ चुके हैं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉज, कॉम्प्लीमेंट लॉज में अगर हम देखें तो A यूनियन A डैश मिलकर के पूरा यूनिवर्सल सेट बना लेता है। ये इसका फर्स्ट लॉ है कि अगर कोई सेट A है
और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट है, अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ये मैं आपको लैंग्वेज में बोल के बताता हूँ कि द यूनियन ऑफ अ सेट and its complement is equal to the universal set always. In second law, the intersection of a set and its complement is equal to null set और empty set. कि अगर हम इसके इंटरसेक्शन की बात करें तो किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जो रहता है वो हमेशा नल सेट या एम्प्टी सेट के बराबर होता है। तो ये लॉ कॉम्प्लीमेंट लॉज कहलाते हैं। इसके बाद में सेकेंड लॉ अगर हम समझें तो वो डी मॉर्गन्स लॉ है। डी मॉर्गन्स लॉ की हम बात करते हैं तो डी मॉर्गन्स लॉ में ये भी दो लॉज हैं, तो इसको लॉज ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट वाला केस अगर हम देखें तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, और सेकेंड लॉ इसका होगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर वो होगा तो वो ए डैश यूनियन बी डैश होगा। मीन्स अगर इसको लैंग्वेज में समझें तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। एक बार देखिए, इसको देखते हुए समझिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। उनके कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन के बराबर होगा। और फिर इसको बोलें डी मॉर्गन्स लॉ में ही कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। वो किसके बराबर होगा? यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स, इनके कॉम्प्लीमेंट्स के यूनियन के बराबर होगा। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। इसके बाद में डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो सेट उस सेट के बराबर आ जाता है। मतलब हमने क्या किया? डबल कॉम्प्लीमेंटेशन किया। यहाँ पर हमने क्या बोला कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उस सेट के बराबर होता है। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट उस सेट के बराबर होता है। इंग्लिश में इसको हम ऐसे बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू अ सेट। वो सेट के बराबर होगा। अब लॉज रिलेटेड टू एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ये डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ था। लॉज रिलेटेड टू एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड लॉ की हम बात करें तो जब हम किसी यूनिवर्सल सेट के साथ में इंटरसेक्शन करें नल सेट का तो वो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, मीन्स वो नल सेट आएगा। और अगर किसी यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन करें नल सेट का तो वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। ये फर्स्ट लॉ है और ये सेकेंड लॉ। मीन्स ये दोनों हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने ये पढ़ा कि इंटरसेक्शन ऑफ अ यूनिवर्सल सेट एंड नल सेट इज ऑलवेज इक्वल टू नल सेट,
and union of a null set and universal set is always equal to the universal set. तो इंटरसेक्शन में, चूंकि इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये तो नल सेट है, तो इसलिए फाई होगा. और यूनियन में हम दोनों सेट्स के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो इसमें भी हों और इसमें भी हों, तो इसमें और इसमें दोनों में मिला करके यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे. तो इस लॉ को हम बोलेंगे लॉज रिलेटेड टू एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. तो इस तरीके से हमने ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ये कॉम्प्लीमेंट सेट से रिलेटेड पढ़ी. अब इसमें इससे रिलेटेड हम वेन डायग्राम से भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज में, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस या डी मॉर्गन्स लॉ भी हम प्रूव करके देखेंगे अगली एक्सरसाइज में. सो नाउ इट इज़ over up to here. Now we will proceed with our exercise 1.5 in our next lecture, and thanks for watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda till last, and please do subscribe it, like it and share it as much as possible.